हायर दिस इज ऑल अबाउट मी। यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं, और मैं ऑलरेडी सोशल वर्क को पढ़ाता हूँ। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। और दिस इज द मोबाइल नंबर। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई डाउट है रिगार्डिंग सोशल वर्क यूजीसी नेट सब्जेक्ट, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, इसी मेल कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर सभी नोटिफिकेशन, वीडियो लिंक, नोट्स, वट जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ वो इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं शेयर कर देता हूँ। आप इस बार कोड को स्कैन कर लीजिए और आप इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड बिफोर वी कैन दिस इज द कोर्स, दीज आर द कोर्सेस। जो लोग, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेज को, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स है। Okay. So second will be right answer. These are the 5 critical local relevant social function which is given by the Barron. Okay. Next question पे चलते हैं, question number 12. Which committee practitioners propose a set of principle of committee organization based on the discontent with existing condition? बताइए किस कमिटी ऑफ प्रैक्टिशनर्स के द्वारा ये जो है थिंकर के द्वारा कुछ प्रिंसिपल दिए गए थे कमिटी ऑर्गेनाइजेशन की मात्र। बताइए। इन्होंने कहा कि कमिटी डेवलपमेंट या कोई एसोसिएशन एसोसिएशन बनाना है। ओके, तो उसके अंदर कम्युनिटी के अंदर एक एक फीलिंग होनी चाहिए, शेयर्ड फीलिंग होनी चाहिए डिसकंटेंट की, असंतोष की किसी चीज को लेकर के, तभी ये कम्युनिटी बनती है या कोई संस्था, कोई एसोसिएशन बन पाती है। जब हम जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा फील करते हैं या असंतोष फील करते हैं किसी चीज को लेकर के, तो ये आपको बताना है किसके द्वारा ये प्रिंसिपल दिए गए थे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे कि आप नाखुश होते हैं किसी चीज को लेकर के, और आप एक पूरा समूह है जो है, बड़ा सा ग्रुप जो है, जब किसी चीज को लेकर नाखुश होगा तो मिल करके हम लोग चाहते हैं कुछ बदलाव हो, कुछ चेंज हो। ओके, या कोई एसोसिएशन बने, तो उसको लेकर के किसके द्वारा ये प्रिंसिपल दिए गए। पहला आंसर है एमजी रॉस, आर्थर दुनहाम एंड एच वाई सिद्दीकी, पीटर बेल्डॉक। तो ये बोला गया था एमजी रॉस के द्वारा। ठीक है, तो पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं कि कोई एसोसिएशन ऐसा बनता है जैसे कि जानवर को जो लोग मारते हैं या पीटते हैं, तो ये गलत है, राइट। तो ह्यूमन राइट्स को लेकर के या बोल सकते हैं या फिर जानवरों को लेकर के बहुत सारी संस्थाएं बनाई जाती हैं, जैसे पेटा है। तो तो ऐसे जितनी भी एसोसिएशन बनती है, कहीं ना कहीं लोग नाखुश होते हैं या उसको लेकर के असंतोष जाहिर करते हैं, तो फिर एक लोग मिल करके कोई संस्था, कोई एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ओके, तो इस प्रकार की बहुत सारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं। ओके, एनिमल को लेकर के भी बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई हैं। तो ये आपको कहलाता है, पहला वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द कंसेप्ट ऑफ हेजमनी एंड द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय, किसके द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया हेजमनी का एंड रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल। हेजमनी का मतलब क्या होता है? डोमिनेंस। ओके, सुपीरियरिटी, बिल्कुल। 13 का कौन सा हो जाएगा आंसर? एंगिला डेविस, पॉलो फियरी, मार्गरेट डैडविथ एंड एंटोनियो ग्रामसे। फोर्थ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, इनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था कल्चरल एनिमल को। फोर्थ वाला आंसर करेक्ट होगा। ओके, कि कैसे जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है, वर्जुअल क्लास होती है, वो कल्चरल इंस्टीट्यूशन का यूज करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, पावर को मेंटेन करते हैं। तो कल्चरल हेनिमनी के बारे में इन्होंने बताया था। ओके, और व्हाट इज द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल हेजिमनी? इसका मतलब क्या होता है कि हर समाज में कुछ ना कुछ ज्यादा लोग जो है इंटेलिजेंट या इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, उनकी बात मानते हैं। ओके, तो उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल हेजिमनी। कि उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है या वो जिस प्रकार से सोचते हैं, समझते हैं, वही लोगों को फॉलो करना होता है या लोग उनको फॉलो करते हैं। वो आपका कहलाता है इंटेलेक्चुअल हेजिमनी। ये डी फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 14, कैंपेन, अपील्स, पिटिशंस, बाइकआउट्स एंड स्ट्राइक, दीज आर द चेंज टैक्टिक। ये तरीके होते हैं बदलाव करने के, और ये जो है मॉडल कौन सा मॉडल है, किस मॉडल में ऐसा बोला गया? सोशल प्लानिंग मॉडल तो होगा नहीं, प्लानिंग की बात कर रहे हैं। सिस्टम चेंज काफी डिफरेंट होता है, नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल या सोशल एक्शन, कौन सा? काफी सिंपल इसका आंसर होगा। ओके, बेसिकली ये मॉडल है या ये बोल सकते हैं मेथड है जिसमें बहुत सारे टैक्टिक यूज करते हैं। सोशल एक्शन इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर विल बी राइट आंसर। इसमें किसी को डाउट? जहां पर हम मास प्रोपेगेंडा अपनाते हैं, मतलब प्रचार प्रसार करते हैं, कैंपेन करते हैं, अपील करते हैं, पिटीशन के माध्यम से, बाइकआउट के माध्यम से, स्ट्राइक कर आंदोलन, कई तरीके होते हैं सोशल एक्शन के, जिसके माध्यम से जो है समस्या सॉल्व हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो। ओके, स्ट्रक्चरल चेंज का मॉडल देखिए, स्ट्रक्चर चेंज का मतलब इसका अलग होता है। देखिए, सिस्टम चेंज मॉडल मॉडल मैंने बताया था कि कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो सिस्टम बना हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि हेल्थ केयर सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें बदलाव करना, उसमें चेंज करना, जैसे करप्शन है तो इसमें बदलाव करना, वो आपका सिस्टम चेंज मॉडल कहलाता है। स्ट्रक्चर चेंज मॉडल आपका इसी प्रकार का होता है। ओके, जैसे कि कोई नई आइडियोलॉजी अडॉप्ट कर लेना, ओके, नई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर देना, सभी कर देंगे तो एक नया आइडियोलॉजी डेवलप होता है, उसका एक अलग तरीका होता है काम करने का, वो अलग तरीके से लोगों का वेलफेयर करेगी, वो आपका स्ट्रक्चर चेंज मॉडल कहलाता है। ओके, और सिस्टम चेंज में हम पूरा के पूरे सिस्टम को बदलना चाहते हैं, स्ट्रक्चर में हम केवल उसके स्ट्रक्चर को बदलना चाहते हैं, तरीके को बदलना चाहते हैं। ओके, सोसाइटी के अंदर। और सोशल एक्शन का मतलब होता है कि बहुत प्रकार के हम एक्शन लेते हैं, चाहे वो बाइकआउट के माध्यम से, स्ट्राइक के माध्यम से, आंदोलन करके, अपील करके, कैंपेन करके, जैसे भी कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ओके, एनसीएससी, वाज सेट अप अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस आर्टिकल, अनुच्छेद में जो है एनसीएससी को बनाया गया था, सेटअप किया गया था? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कौन सा होगा? और व्हाट अबाउट द आर्टिकल 338, 338 ए? अब इन सब के आंसर आपको देना है। ओके, ये आपका एनसीएससी के बारे में है। ओहो, एनसीएससी, एनसीएसटी, एससी एसटी के लिए दो अलग बॉडी बनाने की बात है, नॉट श्योर, हाँ बिल्कुल। ओके, ये आपका शेड्यूल ट्राइब के लिए है, आर्टिकल 338 ए। तो ये आपका एससी के बारे में पूछा ना, तो पहला वाला आंसर होगा, बी नहीं होगा, बी कैसे हो जाएगा? जैसे आर्टिकल 338 ए है ना, इसमें लिखा है देयर शैल बी कमीशन फॉर एससी एसटी, एसटी स्पेशली शेड्यूल ट्राइब, इसको हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं। ओके, बाकी इन दोनों आर्टिकल के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, देख लेना एक बार गूगल पे, पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, मेरे टाइम पे जो एग्जाम में ये वाला आया था क्वेश्चन, 338 ए वाला, कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, कंफ्यूजन कैसे होगा? एस सी एस टी ओबीसी के लिए जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है उनका मैंने लिस्ट दिया हुआ है ना, उसको आप पढ़ लीजिए, और पूरा चार्ट बना करके मैंने दिया है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। थोड़ा ही तो है, देखिए, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटी है, डीपीएसपी है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। और एस सी एस टी ओबीसी को लेकर के कुछ आर्टिकल बने हुए हैं, उनसे क्वेश्चन आएंगे, बस इतना सा आ रहा है। प्रियम्बल है, प्रियम्बल तो आपको बस याद भी नहीं करना, उसको पढ़ लेना अच्छे से एक बार। ओके, कौन कौन से अमेंडमेंट में कौन कौन से जो है टर्म उसमें ऐड की गई थी, बस इतना याद करना है। ओके, उसको प्रिंट कर लीजिए, तो 3-4 पेज होंगे टोटल, 4-5 पेज, उसको 2-3 दिन देखेंगे तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा। और अच्छा, रटना नहीं है ऐसा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको एक ही चीज रटना है, क्योंकि आपको लिखना नहीं ना एग्जाम में, लिखना होता तो रटना पड़ता ज्यादा, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन वहां पे दिखेंगे तो आपको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा कि यार ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है, सो ऐसा मत सोचिए कि आपको सब कुछ, जितना कुछ आपने पढ़ा है सब भूल गए हैं, याद रहता है, वो एग्जाम जब देंगे आपको अचानक से याद आ जाएगा वहां पर, है ना?
मॉक टेस्ट इसलिए दिया जाता है कि चेक करने के लिए कि हमको कितना याद है और कितना हम कर पा रहे हैं। लिंक अगेन भेज देना। कौन सा लिंक भेजना है? क्वेश्चन नंबर 16। हाँ ठीक है। आर्टिकल 340 टू अपॉइंट कमीशन बाय द प्रेसिडेंट टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ SC एंड ST। उनकी स्थिति जानने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्रेसिडेंट जो है कमीशन को अपॉइंट करता है अंडर आर्टिकल 340। ठीक है। और 350 भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। यहाँ पर बेसिकली कुछ एक्ट दिए गए हैं, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है सही क्रम में। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, Untouchability Offence Act, Scheduled Caste Tribe Act, and Provision of Employment as a Manual Scavengers and their Rehabilitation Act। तो मैनुअल वर्क किया जाता है लोगों के द्वारा, उसको रोकना और उनके रिहेबिलिटेशन के लिए एक्ट बनाया गया था। सिक्सटीन का बी आ रहा है सबका आंसर। बताइए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट कब आया था, सबके बारे में बताइए। 1955, बिल्कुल, मई 1955। इसके बाद अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, ये आपका 23 मई को है और ये आया था आपका 8 मई को 1955 को। इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू है, वॉइस ब्रेक हो सकता है, अभी भी ब्रेक हो रहा है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 और रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। हेलो, ये वॉइस क्लियर है? ओके, अभी क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये जो एक्ट है उसकी डेट लिख दी है, कब इसको जो है एनेक्ट किया गया है। ओके, तो ये आपका 8 मई का था, ये 23 मई है, तो पहले सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर आपका थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा। तो ये आपके सेकंड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है? सेकंड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड चिल्ड्रन एज अ नेशनल सुप्रीमली इंपॉर्टेंट एसेट्स? ओके, देश की धरोहर जिसको बोलते हैं, बच्चे जो है देश की धरोहर होते हैं, संपत्ति होते हैं महत्वपूर्ण। ये किस इसमें एक्ट में लिखा था? द चिल्ड्रन एक्ट 1960, नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन 1974, नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रन 2003 एंड नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013। विच ऑप्शन विल बी राइट आंसर? नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 1973। ओके, सॉरी 1974। ओके, इसमें बात की गई थी, सरकार ने जो है इसको दोबारा लिखा था कि जो बच्चे हैं वो नेशनल एसेट्स हैं और उनके अधिकारों को सिक्योर किया जाएगा। और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो कन्वेंशन है या जो ट्रीटी है उन सबको बच्चों को लेकर के है, उनको रेटिफाई करेंगे। ओके, उनको पालन करेंगे। ये आपका सेकंड जो है नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 1974 में ये सरकार के द्वारा मेंशन किया गया और बच्चों को एक सुप्रीमली इंपॉर्टेंट एसेट्स बताया गया। सेकंड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, थर्ड नहीं होगा। ओके, ये चार्टर नहीं था, ये पॉलिसी थी। क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? इसका क्या काम होता है कि जो एनवायरमेंट को लेकर के जो भी इशू होते हैं, मुद्दे होते हैं, ओके, उनको लेकर के जो है ये उसका निपटारा करते हैं, बोल सकते हैं हैंडल करते हैं उनके केस को। तो कौन सा इसमें से आंसर करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग दी NGT? Stabilize for the effective and expeditious disposal of case related to the environmental protection। पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित जितने मसले होते हैं, मामले होते हैं, उनको प्रभावी रूप से जल्दी जल्द निपटाना होता है।
पहला तो सही लग रहा है। दूसरा क्या है? स्पेशलाइज बॉडी है ताकि जो एनवायरमेंटल डिस्प्यूट होते हैं जिसमें मल्टीपल डिसिप्लिनरी इशू होते हैं, कई प्रकार के इशू हो सकते हैं, कई प्रकार के मुद्दे हो सकते हैं, उन सभी को लेकर के पर्यावरणीय मुद्दों को, वादों को संभालने का काम होता है इसका। उसके लिए स्पेशल बॉडी बनाई गई है, तो ये स्पेशलाइज बॉडी है। इट इज अ बाउंड बाय द प्रोसीजर ऑफ CRPC 1908। ओहो। एंड इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये तो सही है कि नेचुरल जस्टिस को इंश्योर करना, ओके, इस प्रिंसिपल को फॉलो करना सही है। अब बाकी एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, अब तीनों सही हो जाएंगे तो एक ही गलत होगा अब। ओके, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, जो ट्रिब्यूनल है एनजीटी है, दैट इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर ऑफ, दैट इज लेड डाउन अंडर द CRPC 1908। ओके, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। ओके, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। हु क्लासिफाइड अथॉरिटी इनटू ट्रेडिशनल, करिज्मेटिक एंड रैशनल, लीगल? ये दोनों में बात एक ही होता है, रैशनल या फिर और लीगल। बताइए किसके द्वारा बोला गया? इन्होंने अथॉरिटी को क्लासिफाइड किया। ओके, इनका ये क्लासिफिकेशन तक कैसा था? ट्राई पार्टाइट क्लासिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी। कौन कौन सी थी? फर्स्ट वन दैट इज ट्रेडिशनल, पुराने तरीके की जो अथॉरिटी होती है। ओके, दैट इज कम फ्रॉम ट्रेडिशन, जैसे कि मान लीजिए पुराने जमाने में जो तरीका था, जैसे जो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उनके पास जो पावर थी, अथॉरिटी थी, वो ट्रेडिशनल तरीका था। ओके, दूसरा है करिज्मेटिक। ओके, करिज्मेटिक अथॉरिटी कि इसमें देखा जाता है पर्सन की पर्सनालिटी और उसकी लीडरशिप क्वालिटी पे, प्रेजेंट टाइम बोल सकते हैं, जिस प्रकार से अभी प्रेजेंट टाइम में लीडर चुने जाते हैं। ओके, तो जो जिनके अंदर अच्छी क्वालिटी होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, पर्सनालिटी होती है, वो आपका कहलाता है करिज्मेटिक अथॉरिटी। तीसरा है लीगल, लीगल या रैशनल लीगल। जैसे कि जितने भी ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट के, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ओके, जब तक वो पोजीशन पे होते हैं तब तक उनके पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है, वो आपका लीगल कहलाता है, रैशनल कहलाता है। ओके, तो ये तीन जो है आपके अथॉरिटी, ट्राईपार्टाइट क्लासिफिकेशन किया अथॉरिटी का, इसके द्वारा मैक्स वेबर के द्वारा। ओके, क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स emphasize ऑन द पर्सन इन सिचुएशन रिजल्ट? पर्सन इन सिचुएशन या फिर पर्सन इन एनवायरमेंट, बात एक ही होती है। ओके, ट्रेडिशनल पावर, स्पेशल प्लेस, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। यहाँ पर इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को समझा जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है इन दी लाइट ऑफ एनवायरमेंट, इन दी लाइट ऑफ सिचुएशन। सिचुएशन कहाँ? एनवायरमेंट के अंदर। बात एक ही होती है, पर्सन इन दी सिचुएशन या पर्सन इन दी एनवायरमेंट। ओके, कि इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट होता है पर्सन की पर्सनालिटी पर। सॉरी, जैसे कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे एक बच्चों का समूह है, अगर गलत इन्वायरमेंट में या गलत ग्रुप में रहेंगे तो गलत गतिविधि में इन्वॉल्व होंगे, जैसे ड्रग एडिक्शन है। ओके, तो जैसा एनवायरमेंट होता है वैसे पर्सन के बिहेवियर पर उसका इन्फ्लुएंस होता है। तो बोल सकते हैं इंडिविजुअल एंड देयर पर्सनालिटी या बिहेवियर इज रिफ्लेक्ट इन द लाइट ऑफ द एनवायरमेंट और सराउंडिंग्स। गेसाल्ट का मतलब होता है प्लेस, या बोल सकते हैं पुट टुगेदर, दोनों को साथ में देखा जाता है, पर्सन प्लस सिचुएशन को, दोनों को साथ में रखकर देख रहे हैं, पुट टुगेदर। ओके, ये जर्मन वर्ड है। ओके, तो यहाँ पर पर्सन और सिचुएशन को, पर्सन और एनवायरमेंट को साथ में रखा देखा, दोनों को साथ में रख के देखा जा रहा है कि कैसे एनवायरमेंट इम्पैक्ट करता है, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में। तो 20 का आंसर कौन सा होगा? सेकंड वाला, पॉलिश टेलर रिपोर्ट में ये बताया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें किसी को डाउट? जहां पर पर्सन और उसकी सिचुएशन, पर्सन या उसका एनवायरमेंट को साथ में देख रहे हैं हम।
और अंडरस्टैंड कर रहे हैं पर्सन के बिहेवियर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, हु पोस्टुलेटेड द सेल्फ एज आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ, किसके द्वारा बोला गया था, बताइए। आइडियल सेल्फ का मतलब क्या होता है और रियल सेल्फ का मतलब क्या होता है? रियल सेल्फ का मतलब होता है पर्सन की जो एक्चुअल प्रेजेंट टाइम में वो है, पर्सन दैट इज एक्चुअली आर, ओके, वो आपका रियल सेल्फ होता है। आइडियल सेल्फ का मतलब क्या होता है? जो पर्सन बनना चाहते हैं, पर्सन दैट यू वुड लाइक टू बी, जिसकी तरह। ओके, थोड़ा सही से लिख दें यार, वुड लाइक, 1 सेकंड, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल है। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। लाइक टू बी, ओके, उसको बोलते हैं हम रियल सेल्फ, सॉरी आइडियल सेल्फ। ओके, ये किसके द्वारा दिया गया था? रॉजर्स के द्वारा। इन्होंने डिवाइड किया था सेल्फ को दो कैटेगरी में, एक तो होता है आइडियल सेल्फ, दूसरा होता है रियल सेल्फ। ओके, तो रॉजर्स क्या बोलते हैं कि उनका एक आइडिया था कि कैसे हम जो है कंसिस्टेंसी अचीव करेंगे दोनों के बीच में। ओके, सो सर प्रीवियस सर क्वेश्चन थोड़ा समझा दीजिए, कौन सा वाला? 20 तो अभी समझा दिया। देखो, इसमें ये बोला जा रहा है कि रिपोर्ट जो है किसके द्वारा दी गई थी, इसमें बात की गई थी पर्सन इन द इन्वायरमेंट, मतलब होता है, 1 सेकंड रुको इसको साफ कर देते हैं। पर्सन इन इन्वायरमेंट रिजल्ट, इसका मतलब होता है पुट टुगेदर, चीजों को एक साथ रखना, है ना। एक जर्मन वर्ड है जो हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें भी ऐसे देखा जाता है ना, सभी चीजों को एक साथ जोड़ देना। ओके, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट्स ऑफ इट्स पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड रिजल्ट। पर्सन इन एनवायरमेंट, इसका मतलब दूसरा मतलब भी होता है पर्सन इन एनवायरमेंट। बात एक ही है यहाँ पर, एनवायरमेंट और पर्सन को साथ में रख करके देखा जा रहा है। ओके, उसको हम बोलेंगे पर्सन इन एनवायरमेंट थ्योरी। कि कैसे पर्सन का जो बिहेवियर होता है इन दी लाइट ऑफ द एनवायरमेंट, कैसे वो बदलता है। जैसे कि अगर वो गलत बिहेवियर या गलत आदतें अडॉप्ट करता है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ सिचुएशन। ओके, जो हम लोग पढ़े थे जर्नलिस्टिक प्रैक्टिस में, ये इज इट क्लियर? तरह है, ये गेसाल्ट थ्योरी की तरह है। हाँ, गेसाल्ट थ्योरी को आप देख सकते हैं, उसका भी यही फोकस होता है कि प्रेजेंट, देखिए गेसाल्ट थ्योरी का जो मेन फोकस है कि प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएशन है, क्या चैलेंज फेस कर रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस किया करते हैं हम, बजाय के पास्ट पर। ओके, ठीक है, वो भी एक हॉलिस्टिक अप्रोच होती है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है गेसाल्ट थेरेपी। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर, पर्सन इन्वायरमेंट फिट है ना? नहीं देखो, वो अलग चीज़ है, पर पर्सन इन द इन्वायरमेंट फिट वो है कि नहीं है, मतलब आपस में कंपेटिबिलिटी होती है कि नहीं होती है, पर्सन इन इन्वायरमेंट, पर्सन इन जॉब। ओके, वो अलग है। ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पर्सन और उसके इन्वायरमेंट का कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है पर्सन के ऊपर, उसके बिहेवियर के ऊपर। यहाँ पर हम बिहेवियर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी थेरेपी होती है वो क्या फोकस करती है? डिफरेंट थेरेपी होती है, कुछ बिहेवियरल थेरेपी होती है, राइट। तो वहाँ पर हम बिहेवियर को बदलने की कोशिश करते हैं। ओके, और जो आप बोल रहे हैं पर्सन इन द इन्वायरमेंट फिट, वो अलग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कार्ल रॉजर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, सर मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू है, कोई कोई बात नहीं, आप इसको रिकॉर्ड वाला देख लेना। आज मैं सभी वीडियो रिकॉर्ड वाले अपलोड कर दूंगा। ओके, आज ध्यान से कर दूंगा। एक्चुअली डेली अपलोड नहीं हो पाते हैं, मॉर्निंग में मैं चला जाता हूँ डिपार्टमेंट, और इवनिंग तक रहता हूँ 7-8 बजे तक, उसके बाद आता हूँ तो क्लास रहता है, फिर यही साइकिल पूरे मंडे टू फ्राइडे चलता रहता है। ओके, तो बट चूंकि टुमारो आपका सैटरडे है ना, तो अभी आज पूरे वीडियो अपलोड करेंगे, कल तो जाना नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए लिस्ट 1 में दिए गए हैं नाम, नल हाइपोथेसिस, यहाँ पर सिंबल दिए गए हैं। तो जैसे मैंने बताया था थ्योरी पार्ट में कि कभी कभी एग्जाम में केवल सिंबल पूछ लिए जाते हैं कि किसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू दी सिंबल। काई स्क्वायर, रिसर्च हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, स्टैंडर्ड डिविएशन, कौन सा आंसर होगा 22 का? देखिए, नल हाइपोथेसिस तुमने बताया था कि इसको हम H0 से रिप्रेजेंट करते हैं,
ओके। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कैसे करते हैं? एज वन से, इसको हम बोलते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। ओके, थीसिस, इसको एज वन लिख देते हैं। काई स्क्वायर का ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर नहीं है, काई स्क्वायर ऐसा होता है, ये आपका काई स्क्वायर हो जाएगा। और स्टैंडर्ड डिवीजन इसे आपका सिग्मा हो गया। ठीक है, तो ये आपके सेकंड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। दो प्रकार का स्टैंडर्ड डिवीजन होता है, एक आपका सैंपल का होता है, एक पॉपुलेशन का होता है। तो पॉपुलेशन वाला कौन सा होगा? सिग्मा। सैंपल वाला एस डी। ओके। क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य है? द स्कीम वाज implemented by the Ministry of Rural Development, which was launched in 2011, and it organized rural poor into self-help groups। जहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है, एक समूह बनाया जाता है, ताकि जो है उनकी आजीविका चले, वो कुछ काम करें, बिजनेस करें छोटा छोटा सा। ओके। और इट डेवलप बेटर लिविंग ऑप्शंस फॉर द पुअर थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जैसे मैंने बताया, स्वरोजगार के माध्यम से गरीब अपनी आजीविका, अपना लाइवलीहुड बेहतर करेंगे थ्रू दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके। सो विच ऑप्शन विल बी राइट? ऑप्शन नंबर ABCD सभी के सभी करेक्ट हैं, तो मतलब फोर्थ वाला जो है करेक्ट हो जाएगा आपका, कोई भी इसमें गलत नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था 2011 में। और इसका जो उद्देश्य था कि कैसे गरीब लोग जो होते हैं उनकी मदद की जाएगी, वो एक समूह बनाया जाएगा ताकि वो स्वरोजगार स्टार्ट कर पाए और उनकी आजीविका बेहतर हो। क्वेश्चन नंबर 24, फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR वाज पब्लिश्ड इन, किस ईयर में HDR को रिपोर्ट पहली बार पब्लिश किया गया था? 24 का आंसर क्या होगा? इसको 24 मई 90 90 में, 80 है? नहीं नहीं, 80 होगा, 90 होगा। ओके। 1990 में लंदन में इसको प्रेजेंट किया गया था। ओके, नहीं 1990 है। ओके। और इसका जो थीम था उस टाइम का, पीपल आर रियल वेल्थ ऑफ नेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट enlarging their choices। ओके। ये तो आपका एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन एक बार बस देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि अगर एग्जाम में आ भी गया तो आप क्लिक कर पाए, टिक कर पाए। ओके। पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ द नेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट द enlarging their choices। 1990 में इसको पब्लिश किया गया रिपोर्ट को। और प्रेजेंट टाइम में 2022 में इंडिया की क्या रैंक है इस इंडेक्स के अंदर, कोई बताएगा? जो HDI इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके अंदर इंडिया की, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन HDI रैंक एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022? दैट इज 131। ओके, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, which among the following ministries provided for central sector schemes for assistance for the prevention of the alcoholism and substance abuse for the social defense service? सोशल डिफेंस के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, तो आपको बताना है किस मिनिस्ट्री के अंदर जो है प्रोवाइड किया गया है फॉर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। देखिए, दो प्रकार की स्कीम होती है, एक तो आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, और दूसरी दूसरी कौन सी होती है बताइए? सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। दोनों एक ही जैसा हो गया ना, लिखना पड़ेगा उसको तो। सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। ओके, सेक्टर स्कीम मतलब वही है कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको चलाया जाता है।
और ये आपका सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के ज्वाइंटली फंडेड होती है, मतलब जिसमें दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार पैसा देती है, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो राज्य सरकार, सॉरी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है पैसा। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 35 का सी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ग्राम सभा? ग्राम सभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर दिया गया है कि ग्राम सभा किस प्रकार की बॉडी है? बॉडी कंसिस्टिंग पर्संस रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रूल्स, ओके, ऑफ द पंचायत एट द विलेज लेवल। ग्रामीण लेवल पर पंचायत में जो इलेक्टोरल रूल्स होते हैं, ओके, उसमें उनका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। अ बॉडी कंप्राइजिंग द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ग्राम पंचायत की टोटल पॉपुलेशन होती है इसके अंदर, ग्राम सभा के अंदर, या फिर बॉडी कंप्राइजिंग अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज, विलेज की पूरी पॉपुलेशन होगी, या बॉडी कंसिस्टिंग पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक के जो इलेक्टोरल रोल्स होता है, जो वोटर लिस्ट होती है, सिंपल भाषा में सुन लीजिए, जो वोटर लिस्ट होगी, ओके, वोटिंग लिस्ट होती है हर गांव की, हर ब्लॉक की, हर पंचायत, उसमें सबके नाम आने चाहिए ग्राम सभा के अंदर, ओके। तो अ बॉडी कंसिस्टिंग द पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल, इसके अंदर नाम है तभी वो वोट दे पाएगा, ओके, ऑफ द पंचायत है विलेज लेवल। तो पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। गांव के अंदर कितने लोग रहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन कौन इस वोटिंग लिस्ट के अंदर आते हैं, वही जो रियल वाले आपके पर्सन कहलाएंगे, सिटीजन कहलाएंगे विलेज लेवल पर, पंचायत के अंदर, ठीक है, वोटिंग लिस्ट के अंदर इनका नाम होगा। इसलिए जब भी आप वोट डालते हैं तो आपको उसमें नाम दिखा जाता है कि आपका नाम है कि नहीं, आपके वोटर आईडी है कि नहीं, है ना, वो सब चेक करते हैं। चाहे कभी कभी आपने देखा होगा गाँव के अंदर, कभी कभी कुछ लोगों के नाम नहीं होते उसमें, तो वो लोग वोट नहीं डाल पाएंगे क्योंकि नाम नहीं रहता उनका, राइट। पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। वो बात अलग है, उससे जबरदस्ती डलवा दिए जाते हैं गांव के लेवल पर वोट, ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। हाँ, बट दे कैन बी पार्ट ऑफ ग्राम सभा, ओके, वो ग्राम सभा का हिस्सा बन सकते हैं क्योंकि उसमें वोटिंग नहीं हो रहा है ना, वो गांव का हिस्सा है तो गांव से तो अलग नहीं हो सकते, वो वोट नहीं डाल पाएंगे, बस, हाँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है? 80+, हाँ। देखिए, विलेज लेवल पर जो वोटिंग लिस्ट होता है ना, उसमें जो जिन लोगों के नाम होते हैं, ओके, वो पर्सन आपके ग्राम सभा के अंदर आते हैं। ग्राम अलग होता है, ग्राम सभा अलग होती है ना। ग्राम के अंदर, गांव के अंदर सब लोग आएंगे जो वोट डालते हैं, नहीं डालते हैं। ह्यूमन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। ये जो NHRC को बनाया गया था, ये इस एक्ट के आधार पर बनाया गया था, एक्ट के बाद, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और दूसरा वाला लिखा है जस्टिस का अपोजिट। तीसरा लिखा है NHRC हैज द चेयरमैन हु हैज बीन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओके, एंड फोर्थ दिया NHRC हैज द चेयरपर्सन हु हैज बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी वाला, मतलब बी और सी सही नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट। तो पहला देखिए, ये तो दोनों आपस में अपोजिट है, तो पहला वाला करेक्ट है तो दूसरा गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए, ओके, ठीक है, फोर्थ वाला गलत हो जाएगा, हाई कोर्ट का नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? नोट नहीं देखा, हाँ, नोट नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अब देख लीजिए, ये तो सही है, तो BSc विल बी करेक्ट आंसर, सेकंड वाला का होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ सोशल। आपको बताने में से कौन सा सही नहीं है कोड ऑफ एथिक्स के बारे में। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या होता है, कल बताए थे, काइंड ऑफ गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स जो कि फॉलो किए जाते हैं प्रोफेशनल्स के द्वारा,
तो दैट इज कॉल्ड एज कोड ऑफ एथिक्स। आप कहीं पर जॉब करेंगे तो वहाँ की आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, वहाँ के जो सिद्धांत होंगे उनको फॉलो करना होगा। ओके। तो हर जगह हर संस्थाओं के अपने अपने कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, जैसे इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ये सभी चीजें, जस्टिस। आप सोशल वर्कर हैं तो आपको सोशल जस्टिस को इंश्योर करना है। ओके। यू हैव टू रिस्पेक्ट द पर्सन, द क्लाइंट, डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ पर्सन, ये सभी की सभी आपकी कोर वैल्यू होती है। ठीक है। कोई कुछ बोल रहा है या मैं म्यूट कर दूं? ओके। क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा आंसर होगा? देखिए, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सोशल वर्क प्रोफेशन के प्रति होना चाहिए, बिल्कुल है। जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जो आपका पेशा है, उसके प्रति एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरा है सोशल वर्कर के खुद के प्रति नैतिक जिम्मेदारी बिल्कुल होनी चाहिए। और तीसरा लिखा है कि सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी, बिल्कुल समाज के लिए काम कर रहे हैं तो वो तो बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और चौथा लिखा है कि सोशल आइडेंटिटी, सामाजिक पहचान के लिए। तो ये कोई ऑप्शन जो है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सोशल आइडेंटिटी के लिए नहीं होता है। फोर्थ वाला करेक्ट होगा आपका। इसमें किसी को डाउट? आई थिंक सभी के आंसर सही है। बी, बी किसने दिया है? इंसान की खुद की एक जिम्मेदारी होती है ना, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप सोशल वर्कर हैं तो आपकी एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ओके। कि आप अपने मतलब आप ग्रुप के साथ काम करेंगे तो दूसरे की हेल्प करना, दूसरे सोशल वर्कर हैं उनकी हेल्प करना, तो खुद की एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। सोशल आइडेंटिटी के प्रति एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपका नहीं होगा। ठीक है। फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? ओके। क्वेश्चन नंबर 29। हु इज वन ऑफ द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ सिविक सोशल वर्क? सिविक सोशल वर्क क्या होता है? किसके द्वारा बोला गया है? सिविक का मतलब होता है सोसाइटी, सिविल, लोग, जहां पर सिविक इन्वॉल्वमेंट हो, इंगेजमेंट हो या इन्वॉल्वमेंट हो, सोसाइटी के लोगों का एंगेजमेंट हो, इन्वॉल्वमेंट हो। ओके। ताकि एक सोशल, बोल सकते हैं सोशल जस्टिस इंश्योर हो पाए, सोशल सोसाइटी में इंक्लूजन हो। ओके। सोसाइटी में हार्मनी हो, तो सिविक इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि कौन यहाँ के इसके एक्स चीफ एक्सपोनेंट है सिविक सोशल वर्क। ओके। सोसाइटी के अंदर इंक्लूजन होगा। ओके। तो एक ट्रस्ट डेवलप होगा, लोगों के बीच में इंटरेक्शन होगा, डायलॉग होगा, एंगेजमेंट होगा, वो उसका हम बोलते हैं सिविक सोशल वर्क। लोगों के द्वारा सोशल वर्क किया जा रहा है यहाँ पर। सोशल वर्कर इन्वॉल्व नहीं है, लोग इन्वॉल्व हैं सोशल वर्क में, उसको हम बोलते हैं सिविक सोशल वर्क। ओके। ऑप्शन नंबर पहला वाला, थर्ड, ओवल विल बी राइट आंसर। ओके। इसमें किसी को डाउट इसका मतलब क्या है सिविक सोशल वर्क का? ओके। So this is the last question, question number 30. Which article of Indian Constitution provide the state to secure a social order for the promotion of the welfare of the people? लोगों की भलाई के लिए, भले के लिए जो है, उनके कल्याण के बढ़ावा देने के लिए कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में जो बात करता है सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना, उसको प्रमोट करना, लोगों का भला हो पाए? क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट बचा हुआ है, तो ये क्लास दोबारा जो है लिंक में शेयर नहीं करूंगा, इसका आंसर दे दीजिए। मैं आंसर बता देता हूँ इससे पहले जो है क्लास एंड हो। कौन सा होगा? आर्टिकल 38 होगा। स्टेट स्ट्राइव टू प्रमोट वेलफेयर टू पीपल, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को इंश्योर करना। ओके। 39 बी। 1 सेकेंड। 30 का फर्स्ट आंसर होगा, बी नहीं होगा, याद कर लेना, गलत मत कर देना।